हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। सो आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूले याद होने चाहिए एंड आपको एसआई यूनिट्स उनकी याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है इट इज़ P क्रॉस R। P का जो फॉर्मूला होता है वो M इंटू वी होता है। P इज़ इक्वल टू M इंटू वी मोमेंटम एंड R इज़ इक्वल टू R। ठीक है, अब यहाँ पर मास एंड वेलोसिटी हम इनकी एसआई यूनिट लिखेंगे। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है। आर को हम आर देखिए, आर की भी जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है। यहाँ पर मीटर एंड मीटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये इस तरीके से मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड हो जाएगा पर सेकेंड। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब केजी जो है वो हमने किसके लिए रखा था, किसकी यूनिट के लिए रखा था, हमने मास के लिए रखा था। सो मास को हम कैपिटल एम से लिखेंगे एंड मीटर स्क्वायर देखिए किसी की भी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एल एंड स्क्वायर, एल की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है एंड यहाँ पे सेकंड है। तो सेकंड किसके लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है। एंड अगर हम सेकंड को एस को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे, तो ये -1 हो जाएगा। और यही क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ऑन अर्थ द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम में बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। रेडियस, हमें रेडियस पता होनी चाहिए अर्थ की क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात की गई है। तो यहाँ पर अर्थ की एंड स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला और उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है अगर हम सेकंड का फाइंड करें, T इज़ इक्वल 2 अंडर रूट कैपिटल R बाई जी। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो रेडियस हो जाएगी अर्थ की एंड जो यहाँ पर G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं हम रख देंगे। देखिए 2 एंड जो कैपिटल R है अर्थ की रेडियस दैट विल 64,34550 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट, अगर हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 84.6। ओके, 84.6 सेकेंड इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, इन अ मीडियम द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 960 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड if from any point in medium 3600 waves passes in 1 meter then what is the wavelength। wavelength क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में हम उसको लिख देंगे। वेलोसिटी हमें गिवन है 960 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। देखिए 60 हर्ट्ज यहाँ पे 1 मिनट कहा गया है इसीलिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ फाइंड करने का, इट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा होता है एंड वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू रख देंगे 960/60 एंड हमें क्या मिल जाएगा, 16 मीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपको वेलोसिटी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। बस ईजिली आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, figure represent the x-ray graph of one dimensional motion for a body with mass 4 kg. The resultant of each impulse is। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिला है वो एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में यानी कि कैसा है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन एंड अब इम्पल्स यहाँ पे बोला गया है बिकॉज ऑफ इम्पल्स जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
ठीक है ना, इम्पल्स के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, 2/2 इज इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इम्पल्स का मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकाल कर क्या करना है, उसमें वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूला होता है आपका इम्पल्स का J इज इक्वल PF वेक्टर माइनस PI। PI की वैल्यू निकाल के आप इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा इम्पल्स। ओके, सो नाउ एंड आंसर इसका आएगा आपका 0.8 न्यूटन पर सेकेंड, या हम इसको नॉर्मली 8 न्यूटन पर सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सम फोर्स अप्लाइड ऑन ए वायर दैट its length will increased by 5 mm, 5 mm it is 5 millimeter increased हो रही है length. So if we take other wire of same material whose length and direction is double, then by applying same force on it its length will increased by, तो उसकी लेंथ कितनी increased हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है 2.5 मिलीमीटर पर 2.5 मिलीमीटर, 5.0 मिलीमीटर, 10.0 मिलीमीटर एंड 40.0 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारा यूज़ होगा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यंग मॉडुलस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका F बाई ए, फोर्स बाई एरिया, एंड ये होता है आपका डेल एल बाई एल। तो यहाँ पर सबसे हम फर्स्ट वायर के लिए निकालेंगे, देन हम सेकंड वायर के लिए निकालेंगे। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी F बाई पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो R1 है वो हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ वायर, यानी कि जो वायर की रेडियस हो जाएगी, और डेल L1 बाई L1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो L1 है वो लेंथ ऑफ वायर है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेट करना हमने इक्वेशन 2 के साथ, सो F बाई इक्वेशन 2 के लिए जो रेडियस है वो R2 स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ इसके लिए कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 2.5 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द यूज़ फॉर रेक्टिफायर। यहाँ पर हमारे पास हमें बताना है कि रेक्टिफायर का यूज़, ठीक है, के लिए किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है चोक, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर। तो इसका जो आंसर है वो सिंपली आपका है डायोड। ओके, डायोड क्या करता है, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर भी कहते हैं, और ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी if the current varies at a constant rate from 0 to 10 amperes in 2 seconds, then EMF generated in the coil is। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है EMF। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल आई बाई डेल टी। आई करंट, टी टाइम, तो करंट हमें 10 एम्पियर गिवन है, टाइम हमें 2 सेकेंड गिवन है। आफ्टर सॉल्विंग इट 5 एम्पियर हमारे पास आएगा। देखिए ये आई है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, टाइम सेकेंड में हम कर लेंगे तो एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड यहाँ पर EMF निकालना है, तो EMF के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला L डेल आई बाई डेल टी इज इक्वल 0.5 क्रॉस 5 एंड 2.5 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड एट द सेम टाइम डज 250 जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बतानी है इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है हमारा, डेल यू इक्वल डेल एच माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ वर्क डन। ओके, सो वैल्यूज़ रखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
वायर P and Q have the same resistance at ordinary room temperature. When heated resistance of P increase and that of Q decrease, we conclude that क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन है. P and Q conductor of different materials. P is a n type semiconductor and N is a p type semiconductor. P is semiconductor and Q is conductor. P is conductor and Q is semiconductor. तो क्या होगा, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं किस तरीके से, विग्रोसली एंड अंडरगो कोलिजन. ठीक है, विग्रोसली ये वाइब्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं. कोलिजन के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है कंडक्टर में. उसी तरफ अगर मैं बात करूँ सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. ठीक है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. किसके लिए, टू एक्साइट द कंडक्शन बैंड के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P इज़ कंडक्टर एंड Q इज़ सेमी कंडक्टर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर सिचुएटेड 1 किलोमीटर गैप. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज, कितना फोर्स हो जाएगा, 9 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन, 9 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन, 1.1 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 10 रेज टू द पावर -4 न्यूटन मीटर. ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, देखिए एज वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू क्यू. क्यू क्या होता है, हमारे पास चार्ज होते हैं, इसको हम Q1 Q2 भी लिखते हैं फॉर्मूले में, एंड R स्क्वायर. कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखनी है. 9 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो हमें कितना दे रखा है, चार्ज ऑफ 1 कूलम दे रखा है, तो 1, एंड रेडियस 1 किलोमीटर बोला गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1000 में कर देंगे, एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन. इसका आंसर आ जाएगा. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है. ये क्वेश्चन देखिए, स्पीड जो लाइट की वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है हमारी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए. बहुत सी न्यूमेरिकल्स में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे आप रख के आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह इस वैल्यू का यूज़ होता है, तो इस वैल्यू को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल इज़ 1.6 क्यूरी एंड इट्स हाफ टाइम इज़ 2.5 डेज. इट्स एक्टिविटी आफ्टर 10 डेज विल बी. ठीक है, यानी कि उसकी एक्टिविटी 10 डेज के बाद कितनी हो जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले जो हाफ टाइम बोला है, हाफ लाइफ टाइम जो कहा है वो कितनी है, हाफ लाइफ टाइम में 2.5 डेज. 2.5 डेज. अगर मैं बात करूँ आफ्टर 25 डेज उसकी एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी, टू हाफ द वैल्यू, यानी कि अगर मैं 10 डेज आफ्टर कहूँ सो इट विल 10 बाई 2.5 हो जाएगी, यानी कि मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 4 हाफ लाइफ पीरियड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सिंपली, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल जो कि 1.6 क्यूरी है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो हमने क्या करना है, हाफ बोला है तो 1.6 को आप डायरेक्ट हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और हमारे पास 4 लाइफ टाइम आए तो इसकी पावर आप 4 कर दीजिए. डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 1 का अगर आप पावर आप 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 0.1 क्यूरी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12.
13 क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर एंड 10 वोल्ट। क्वेश्चन है हमारा कि जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच 2 सेंटीमीटर एंड 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन दैम, अप्लाई किया, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल dV/dr, यानी कि 10/2, ठीक है। 10/2 बोला है, सो 10/2 क्रॉस 10⁻⁻², सो इट विल बी 500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आज आप इजीली उसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, अ कार व्हील रोटेट्स 1200 रोटेशन। एक कार व्हील, ठीक है, कितना रोटेट कर रही है, 1200 रोटेशन पर मीटर इन एंड बाय प्रेसिंग एक्सेलरेटर आफ्टर 10 सेकेंड व्हील रोटेट्स 4500 रोटेशन, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद जो व्हील है वो कितना रोटेशन कर रही है, 4500 मीटर पर मिनट। सो व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन व्हील का फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, अल्फा इज इक्वल ω2 माइनस ω1 बाय T2 माइनस T1, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, ω1 एंड ω2 की हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ω1 इज 2 पाई क्रॉस 1200 बाई 60, सो ये कितना आ जाएगा आपका 40 ओम आ जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या करा, 2 पाई 4500, देखिए कुछ नहीं करा, बस वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं इस फॉर्मूले में, बाई 60, ठीक है। मिनट पर मिनट बोला गया है तो 60 एंड 150 ओम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमसे देखिए बोले, अब वो जो कार है वो चले स्ट्रेट लाइन में ही रही है, तो वहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी आपकी, 180 होगी, पाई 180 होगा। वैल्यू रख के आपके जो आंसर आ जाएगा वो 1980, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर हमसे पूछा गया है, द रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स, यानी कि जो वायर की रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, शेप पर, मटेरियल पर। तो देखिए ये आपका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है आपका, तो आप इस क्वेश्चन को बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है कंडक्टर में, वो आपके किसका नेचर बताती है, विच इज़ अ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल। द रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो किसकी यूनिट से मिलती है, या सेम है आप कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल है, तो किसकी मिलती है, फोर्स, प्रेशर, वर्क, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, पास्कल यानी कि PA से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल्स एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इफ़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन इज डबल ऑफ दैट एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, यानी कि जो प्रोटॉन ने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा वो डबल करा, अल्फा पार्टिकल से डबल करा, तो जो रेशियो होगा स्पीड का वो कितना हो जाएगा।
सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अगेन यहाँ पर यूज़ होगा, दैट इज़ एफ एम इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहाँ पर जो गिवन है, क्वेश्चन को समझने की बात है, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है जो कि हमें एफ एम बाई एफ एम, अब हमसे एक प्रोटॉन का बोला है और एक अल्फा पार्टिकल का कहा है, तो दोनों कितना है 2। ठीक है, क्वेश्चन में है हमारे पास गिवन, क्योंकि यहाँ पे डबल बोला है ना, प्रोटॉन इज डबल बोला गया है, तो हम इसको कह सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल है डबल फोर्स एक्सपीरियंस करा प्रोटॉन ने, मतलब कि अल्फा पार्टिकल से डबल फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो डबल में हम क्या करेंगे 2 क्रॉस QP तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका VP बाई वी अल्फा इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4:1 में आएगा, तो हम इसको 4:1 दैट मीन्स 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन a body of mass m is attached between two springs. The other end of the spring are fixed to firm support. If each spring have force constant k, the period of oscillation of the body कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 स्प्रिंग जो है वो दोनों स्प्रिंग किस तरीके से कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, इन सीरीज़, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/k प्लस 1/k, क्योंकि सीरीज़ में हम क्या करते हैं इस तरीके से वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2/k। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की, वो कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस ओमेगा होती है, जिसको हम लिखते हैं √k/m। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा जब डेरिवेशन आपने करे होंगे, 2π √2m/k। ठीक है, सो इट विल बी k/2m। ठीक है, देखिए जो रूट होता है तो आपको पता होगा, यानी कि किसी की भी पावर 1/2, इसकी जो वैल्यू होती है रूट की 1/2 होता है। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2π m/2k, चाहे तो आप √ लिख सकते हैं, चाहे तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कलर ऑफ लाइट में बी फाइंड बाय। अब जो लाइट का कलर है वो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पोलराइजेशन, तो इसका आंसर है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लेंज लॉ रिजल्टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए जो लेंज लॉ है उसको हम, मतलब लेंज लॉ होता है वो आपका बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इस बात को ध्यान रखना कि जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो यानी कि जो लेंज लॉ होता है ये क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है, इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज, करंट जो क्या करेगी ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, और जो कि किस पे बेस्ड होती है, आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्प्लेसमेंट इज x इज I इज इक्वल ux⁴ प्लस बीटा x। ठीक है, वेयर यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा एंड बीटा हैं वो आपके कांस्टेंट है, तो जो रिटार्डेशन होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सो द आंसर इज 2AV3। डायरेक्ट याद कर लो इस आंसर को। ठीक है, बहुत जगह आपका यूज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ अ बॉडी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वेक्टर हमें दे रखे हैं। ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, एक वैल्यू हमें दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है
2i माइनस 3j। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इतना मीटर, अप्लाइंग फोर्स ये F हो गया और ये हमारे पास R हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे जो कि आपका होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है ना, वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू आर। ठीक है, आपने क्या करना है, F और R की वैल्यू रखनी है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर शुड बी इंश्योर्ड दैट। क्या होगा ऑप्शन में, इट डज नॉट गेट ओवरहेडेड, इट डज नॉट overheated, it does not draw excessive current, it can measure large potential difference, or it does not applicably change the potential difference। तो क्या होगा इसका आंसर, it does not appreciable change the potential difference। ठीक है, यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का should be large to ensure that it does not appreciable change the potential difference। Now question number 24 है हमारे पास, a proton accelerated from rest through 1 volt potential difference, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अब एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से चल रहा है, कितना, थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसने लिया, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 वोल्ट की बात चल रही है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चन नंबर, इट इज द पाथ ऑफ बॉडी मूविंग इन 2 डायमेंशनल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज जिगजैग, सर्कुलर, हाइपरबोलिक या स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर आप कोई बॉडी है वो 2 डायमेंशनल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, द पाथ ऑफ अ बॉडी, यानी कि उस बॉडी का जो पाथ है वो 2 डायमेंशनल में है। ठीक है, इस तरीके से 2 डायमेंशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो किस तरीके से होगा, जिगजैग होगा, सर्कुलर होगा, हाइपरबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए उसका पाथ स्ट्रेट होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में वो चलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ बी रिड्यूस्ड बाय 1% देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, कितनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर मास और रेडियस अर्थ का, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है 1% रिड्यूस हो जाता है, तो जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, देखिए जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है, और वैल्यू इसकी याद कर लीजिए, बहुत से न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर जो अर्थ का मास और रेडियस रिड्यूस हो जाएगा, 1% रिड्यूस होगा, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 1% आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे यहाँ पे पूछा गया है, इफ़ द प्रिज्म हैज़ एन एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, कितना हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे पूछे थे कि यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ होता है, R इज इक्वल A/2, यानी कि 60/2 किसका हम करते हैं, प्रिज्म 60/2, तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री इसका सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। तो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट करते हैं, ठीक है, पर सेकेंड में,
पर सेकेंड में जब वो इमिट कर रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। इंसिडेंट लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, at constant pressure and constant volume the specific heat are Cp and Cv respectively for nitrogen unit mass 10। देखिए जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन वो होता है आपका 28U, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट की ऑफ मोलर मास एंड स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो 28 है यानी कि 28 Cp हो जाएगा, 28 Cp एंड 28 Cv हो जाएगा, ठीक है। तो 28 Cp, ये एक आपको डेरिवेशन भी है आपका फिजिक्स में, 28 Cv इक्वल टू कितना R, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई 28, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपके यूज़फुल और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी आपको। Thank you.